साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की डेफिनेशन अपन कैसे बनाएंगे। देखिए, जब किसी चालक है ना, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखिए, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करना मतलब बहाना, प्रवाहित मतलब क्या होता है, बहाना होता है। प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों मतलब अंग या हिस्सा है ना, अवयवों में विभक्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। एक बार और देखिए, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके कारण इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या दिखाई देते हैं, निक्षेप दिखाई देते हैं ना। अब देखिए, ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो देखिए, विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, मात्रक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। जो 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। एक बार और देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके कारण इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेप दिखाई देते हैं। अब विद्युत धारा की डेफिनेशन कैसी होगी कि विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जो 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। आया समझ में। प्रवाहित मतलब होता है बहाना और अवयव मतलब होता है अंग या हिस्सा। देखिए, आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को ना छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक, जिसे कुचालक भी कहते हैं ना। कक्षा 7वीं में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित बनाया मतलब टेस्टर बनाया। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरीक्षित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? टेस्टर ना, हमने देखा कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे
प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें। पहली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों अथवा जनित्र या प्रतिपक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यह सुझाव सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी टेस्टर, ये देखिए, का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। पहले उसको देखना पड़ेगा कि टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। देखिए, संपरीक्षित के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और बल दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित कार्य नहीं कर रहा। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन स्थिर हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संपरीक्षित कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए, है ना। कुछ टेस्टर में भी क्या होती है, हो जाती है प्रॉब्लम। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो अपन को उसको बदल देना चाहिए। इस प्रकार जब संपरीक्षित भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी भी है इसमें। देखिए, आपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उंडेलिए। अपने संपरीक्षित को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हों, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या संपरीक्षित का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में किस वर्ग में रखेंगे? देखिए, नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण हो रहा है। ये एक बीकर है, इसमें नींबू का रस भरा है, ये सेल लगे हुए हैं, है ना, दिख रहा है सबको, बैटरी और सेल। जब संपरीक्षित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित का परिपथ कैसा हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो समपरिचित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में बल्ब के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता, जिसके कारण समपरिचित का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य समपरिचित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य समपरिचित बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई समपरिचित बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप द्वारा पता लगाएं। देखिए, आप चित्र 14.2 के समपरिचित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? एलईडी है ये, है ना। माचिस की खाली डिब्बियां से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। ये इस टाइप से। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के 2 स्वतंत्र सिरों वाला समपरिचित तैयार है। अब इस समपरिचित का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या समपरिचित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। समपरिचित के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए। उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए।
प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपरीक्षित के सिरों को जल से में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखें। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। आपने प्रेक्षण को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। देखिए, जब संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। देखिए, एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आपका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखिए, जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण क्या होता है? इसमें अनेक लवण घुले हो सकते। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाइए। देखिए, चेतावनी है इसकी कि अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल से कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए।
तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7वीं में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता लगाएं। दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ निकालिए। उनकी धातु बैटरियों की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दो छड़ों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका डायग्राम बता। ये है इसका डायग्राम। दो सेल हैं, है ना। ये देखिए, ये एक बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। ये दोनों कार्बन की छड़ें हैं और ये धातु की टोपी। ये क्या है बेटा, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना। जल से क्या कर रहे हैं अपन, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर, देख लीजिए एक बार और। स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल की और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। कक्षा 7वीं में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। देखिए, सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जब जल में उत्पन्न होते हैं। देखिए, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले क्या होंगे, उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी से धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले कहाँ बनेंगे, बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन के बुलबुले कहाँ बनेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बूझो ने यहाँ परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियाँ भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा
संपरिचित्र के तांबे मतलब टेस्टर के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया तथा उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संपरिचित्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। ये देखिए, उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल के संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूझो ने इस परीक्षण में प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई है। विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग में इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। इसका प्रैक्टिकल अपन इसमें देखते हैं, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। इसमें दो परत दूसरी धातु की परत क्यों चढ़ी होती है ना। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटें चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। संयोजित करना मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजित करना यानी जोड़ना। ठीक, ये दिख रहा है आप लोगों को? विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। ये एक बीकर है ना, एक बीकर है। इसमें क्या डाले हैं अपन ने? कॉपर सल्फेट विलयन। ये कॉपर सल्फेट विलयन डाला है। ये तांबे की प्लेट है। ये दोनों क्या दिख रही हैं आपको? तांबे की प्लेट दिख रही है और ये सेल है ना। तो परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित है, मतलब जुड़े।
विद्युत लेपन के क्रियाकलापों को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार में इस बार वह क्या प्रेक्षण करेगी? देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट में से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। बूझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी से ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई विद्युत लेपन की विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नल, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिंग आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिकता नहीं होता। इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। देखिए, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। देखिए, दिख रहा आप लोगों को? कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं हैं। ये साइकिल का हैंडल दिख रहा है, देखिए खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है।
विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए। कुछ द्रव विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत का क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन मिल गई कई की, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और विद्युत लेपन। अच्छे से देखिए, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और ये विद्युत लेपन। ओके, देखिए बेटा, LEDs प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद में उपलब्ध हैं तथा उनके अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए LEDs का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत LEDs का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर LED का एक प्रकाश स्रोत बनता है। LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नलिकाओं से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसलिए धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं। ये जो होते हैं वो प्रकाश स्रोत ऊर्जा की खपत को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना। ट्यूबलाइट, प्रतिदीप्त नलिकाओं मतलब ट्यूबलाइट। तो बेटा आज का चैप्टर अपना होता है यहाँ पे क्लोज। तो बाय गाइज।